नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। उत्तर प्रदेश में इस समय चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। हर नेता अपने अपने अंदाज में रैलियां कर रहा है, यात्राओं का दौर चल रहा है, अपने अपने अंदाज में भाषण दे रहा है। इन भाषणों में जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मजहबी ध्रुवीकरण हो सके, धार्मिक ध्रुवीकरण हो सके। हिंदू मुस्लिमों के बीच में कहीं अगर कुछ बनता दिखाई दे तो वो विभाजन की रेखा खींचने के लिए हमारे नेता तैयार बैठे हैं। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी की एक रैली हुई, उनका एक बयान मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। असदुद्दीन ओवैसी भड़काते हुए कहते हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेगा, जब नहीं रहेगा तो सोचो तुम्हें कौन बचाएगा। इस बयान को लेकर यूपी की ही नहीं बल्कि देश की सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने भी पलटवार करते हुए ओवैसी की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से कर दी है। इससे पहले जिन्ना पर अखिलेश यादव बोल चुके हैं और काशी मथुरा की बात करते करते मथुरा की बात केशव प्रसाद मौर्य, जो कि उप मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, उन्होंने ये बातें की। सबके अपने अपने मायने हैं, सबके अपने अपने अंदाज हैं। ये बयान ऐसे ही नहीं दिए जाते। ये बयान कोई जुबान फिसलना भी नहीं है। इन बयानों के सियासी मायने हैं। ये सियासी मायने क्या हैं, इन्हीं पर जानने के लिए हमारे बीच आज जिन मेहमानों को हमने बुलाया है उनमें अभिषेक वाजपेयी हैं, सपा के प्रवक्ता हैं, कपिल नारायण पांडे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हाजी सगीर सईद खान प्रदेश महामंत्री कांग्रेस, ये हमसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे, और प्रमोद गोस्वामी वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम बातचीत की शुरुआत करते हैं अभिषेक वाजपेयी जी से, समाजवादी पार्टी से। अभिषेक जी, आखिर इस तरह के बयानों के मायने क्या होते हैं, क्यों इस तरह के बयान दिए जाते हैं, और अगर ओवैसी मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाजवादी पार्टी को वोट करता है। अभिषेक जी, देखिए, ये सभी लोग जानते हैं, पूरा प्रदेश क्या पूरा भारतवर्ष जानता है कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करते हैं, और यह भारतीय जनता पार्टी वालों ने भी इसको माना है। कई सारे इनके सांसदों ने भी इस बात की चर्चा भी की हुई है। नंबर एक। नंबर दूसरी चीज की, यह सोची समझी रणनीति है ओवैसी जी की, ताकि वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जा करके ये चुनाव जनता के मुद्दों से हट करके हिंदू मुस्लिम में फसाद में कन्वर्ट हो जाए, ताकि जनता सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट डाले, ना कि जो काम उन्होंने 5 साल में किए इस सरकार ने उसके नाम पे वोट मांगे। वो कहीं ना कहीं ये आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही कहा था, और पिछली बार जब उन्होंने सरकार में काम किया था तब उन्होंने स्पष्ट कहा था, काम बोलता है। वो कहीं ना कहीं अपने कामों को पहुंचा नहीं पाए जनता तक, इस वजह से हमें नाकामियां भी हासिल हुई। लेकिन हम उसी रूपरेखा पे जनता की, हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति है, हम जनता की मुद्दों को उठाते रहेंगे और जनता के मुद्दों पर बात करेंगे। तो हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब चीजों में ना फंस करके, क्योंकि जब जनता की हम बात करेंगे तो उसमें जनता में सभी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। उनके जो बेसिक मुद्दे हैं, जो रोजगार का मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, जो महिला सुरक्षा का मुद्दा है, जो आप देखिए कि हर एक जगह पर पत्रकारों के ऊपर प्रहार हो रहा है, उनके मुद्दे, जो किसानों के मुद्दे, हर एक मुद्दे को हम छू रहे हैं, और हर एक मुद्दे को सड़क से लेकर के सदन तक हर एक कार्यकर्ता उठा रहा है, बड़ी बाखूबी उठा रहा है। जी, कपिल नारायण जी, अभी उन्होंने कहा कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये इससे पहले कई अन्य दलों के नेता भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। कभी कभी लगता भी है कि क्या ये वाकई भाजपा की बी टीम है, इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि अगर ओवैसी जी को भारतीय जनता पार्टी को हराने का मकसद होता तो वे समाजवादी पार्टी के साथ अपना चुनावी पैक्ट कर सकते थे, गठबंधन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ऐसा नजर आता है प्रथम दृष्टि में कि मुस्लिम वोटों को बांटने के लिहाज से वे अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं। पांडे जी, देखिए, ये जो संस्कार विहीन शिक्षा है ये को इसी दिशा में ले जाती है। ओवैसी जी की शिक्षा संस्कार विहीन है। हमारा दल जो है, हमारा दल जो बात करता है, हमारा दल जिस बात को रखता है आपके माध्यम से या अन्य चैनलों के माध्यम से, वो राष्ट्रवादी सोच की तरफ जाती है। अब इनकी शिक्षा में दोष है, शिक्षा प्रणाली में दोष है, इनके परिवार में कहीं दोष है, इनकी सोच में कहीं खोट है, भारत माता के प्रति इनका कोई
अपना विचार नहीं है, ये निजी स्वार्थ के लिए हमारे मुसलमान भाइयों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की जो परंपरा शुरू से चली आ रही है, उसी का एक जीता जागता उदाहरण है। रह गई भाजपा के बी टीम की बात, तो भाजपा को बी टीम की आवश्यकता ही नहीं है। आज भाजपा का काम, आदरणीय मोदी जी का काम, आदरणीय योगी जी का काम, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मेहनत, इसने भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम पे ला के खड़ा किया है कि नए विचारों को बी टीम सी टीम की आवश्यकता पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी टीम की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसके नेता राष्ट्र के लिए जो काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो जनता उनका सम्मान कर रही है और उनको वोट दे रही है और सरकार बनवा रही है। किसी भी टीम की कोई आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। ठीक है प्रमोद जी, आप तो उत्तर प्रदेश का चुनाव लंबे समय से देखते आ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आपका जो टिप्पणियां होती है वो महत्वपूर्ण होती हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं यूपी के आप। क्या आपको नहीं लगता कि ये बयान सोची समझी एक राजनीति का हिस्सा है? ये जुबान नहीं फिसल रही है? बाकायदा जिस तरह से उन्होंने मोदी के लिए शब्दावली का इस्तेमाल किया, उन्होंने जिस तरीके से योगी के लिए शब्दावली का इस्तेमाल किया, क्या कहेंगे इस पर प्रमोद जी? उपाध्याय जी आप सही कह रहे हैं। उपाध्याय जी आप सही कह रहे हैं। ये ना तो जबान फिसली है और ना ही ये किसी वो ये सिर्फ वोट बैंक और राजनीति का एक हिस्सा मात्र है। मैं खाली एक चीज आपके संदर्भ में जरूर रखना चाहूंगा। अगर आप 3 दशक पहले जाएं तो इस देश की प्रदेश की राजनीति का चाल चरित्र और चलन अलग था। ये 3 दशकों के बाद ये तीनों बदल गए हैं। पहले ना तो इतना हिंदू मुस्लिम का सीधा सीधा एक टकराव था और एक वोट बैंक का इतना था, वो अपनी जगह था। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो बीपी सिंह जी, और उसके बाद जब राजनीति ने थोड़ी करवट बदली तो अगले और पिछले की राजनीति शुरू हो गई। और उसके बाद फिर आप आ जाइए तो फिर राम मंदिर को लेकर धर्म की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति, ये सारी चीजें शुरू हो गई। तो ये निश्चित रूप से ये जो बयान दिया है, जो ओवैसी जी ने ये बात कही कि न योगी जी परमानेंट है न मोदी जी परमानेंट हैं, तो ये सीधे सीधे 2 चीजें, इसके निहितार्थ मुझे 2 चीजें नजर आती हैं। एक तो राजनीतिक बयान तो है ही कि ये मुस्लिमों को बांटने की एक राजनीति कर रहे हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी बात जो चिंता का विषय मेरी नजर में है कि वो ये बात कह के ये क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या ये संदेश देना चाहते हैं कि ये परमानेंट नहीं रहेंगे, हट जाएंगे तो फिर मुसलमान फिर हिंदुओं पे एग्रेसिव होगा? ये क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? ये विकृत राजनीति का, विकृत मानसिकता का सीधा साधा एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैं मान सकता हूं कि ये उन्होंने दिया है, जो मुझे लगता है। बाकी जो भी हो, जहां तक बी टीम की बात है जो अभिषेक जी ने कहा, ये बाहर परसेप्शन तो है ही। अब आप देखिए कि जब ये बंगाल में चुनाव लड़ने गए तो वहां भी उन्होंने इस ढंग के बयान दिए, और जबकि यहां से ज्यादा मुसलमानों की संख्या वहां है, वहां उनकी जमानत चली गई सारे प्रत्याशियों की, वहां एक भी प्रत्याशी नहीं जीत पाए। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने अपनी फिर बिहार, बंगाल और अब उत्तर प्रदेश, इनकी ना तो यहाँ कोई संगठन है और ना ही इनके दल का कोई वजूद है, लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों को प्रमोद जी, लेकिन बिहार में नुकसान हुआ। बिहार में ओवैसी के लड़ने का नुकसान आरजेडी को और कांग्रेस को उठाना पड़ा था। बिहार में उनके 7 विधायक भी जीत कर आए हैं। बिल्कुल ठीक है, वहां 5 सीटें, इनको 4-5 सीटें, 5 शायद, जहां तक हो सकता है 7 ही हो, 5 या 7 विधायक वहां जीत के आए, वो ठीक है। लेकिन वहां की राजनीतिक परिस्थितियां या वहां के जो राजनीतिक समीकरण थे, हाँ जी, तो वो इसके बाद जो है वो वहां बंगाल में उसके बाद गए, वो ये सोच के गए कि हमने यहाँ 5 ले लिए तो लगता हम वहां 50 ले लेंगे, वहां से उनकी संख्या ज्यादा है। और यहाँ आ जाइए, अब उत्तर प्रदेश में आ गए, वहां तो सबकी जमानत चली गई। इससे पहले भी लड़े थे तब भी उनकी जमानत चली गई। बेसिक बात उपाध्याय जी ये है कि उत्तर प्रदेश में या बंगाल में या बिहार में भी वहां 5 राजनीतिक समीकरणों की वजह से मिल गई सीटें। यहाँ ना तो उनका कोई संगठन है, ना उनका कोई पदाधिकारी है, ना ही उनका कोई वजूद है। उसके बाद वो यहाँ राजनीति में क्या करने आए हैं? यहाँ कोई हलवा खाने या यहाँ कोई पर्यटन के लिए तो आए नहीं है।
कि ये पर्यटन के लिहाज से आए हैं यहाँ पर, तो निश्चित रूप से ये यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक को डिवाइड करने के लिए, जो मुझे लगता है, जो मेरा अपना अनुभव है कि उसके लिहाज से आए हैं। और ये जो इन्होंने बात कही है कि ये परमानेंट नहीं है, ये सीधा सीधा मतलब एक प्रकार से ये मुसलमानों को ये बहुत गलत संदेश देने का काम कर रहे हैं, और शायद यही बयान जो है वो मुसलमानों को अलग कर रहे हैं। और उनके यहाँ, और मुझे लगता है जहां तक मेरा है, यहाँ पर भी इनकी बंगाल जैसी ही स्थिति होगी, वहां शायद जमानत में कुछ ज्यादा इनको मत मिल गए होंगे, लेकिन यहाँ इन्हें जो बंगाल में इनकी जमानत जब्त हुई उससे कम वोट मिलेंगे, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। ठीक है, कांग्रेस के सगीर खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हाजी सगीर खान, हम उनसे भी जवाब ले लेते हैं। सगीर खान साहब, ये किस तरह के बयानबाजी राजनीति में शुरू हो गई है? कुछ दिनों पहले राजस्थान में एक रैली थी कांग्रेस की, और वह रैली थी महंगाई हटाओ रैली या महंगाई भगाओ रैली, उस रैली का नाम था। लेकिन राहुल गांधी भाषण देते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखते हुए, वे कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं हूं। आखिर इनके मतलब क्या है? ये सोचे समझे बयान है। इधर ओवैसी कहते हैं कि योगी नहीं रहेगा, मोदी नहीं रहेगा, मुसलमानों को जो है वो भड़काते नजर आते हैं। इधर केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि अब मथुरा की बारी है। तो आखिर ये जो बयान है, चुनाव के वक्त इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, इनके मतलब क्या है? और आप तो स्वयं हाजी हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, आप इस तरह के बयानों को किस तरह से देखते हैं? और एक कांग्रेस के नेता होने के नाते क्या आपकी प्रतिक्रिया इन बयानों पर है? ये राहुल गांधी जी ने बहुत सही बात कही और सही वक्त पर कही। राहुल गांधी जी ने यूपी के आरक्षण को भी अगर देखकर ये बात कही है तो मैं समझता हूँ बहुत सही बात है। हिंदू और हिंदुत्व उन्होंने यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर बताने की कोशिश की है कि हिंदू और हिंदुत्व ये दो अलग अलग तरीके के तत्व हैं। हिंदुत्व देश का नाश करना चाहता है, जो सर्वाकर और जो गौडसे के लोग हैं, और जो हिंदू हैं वो देश की सेवा करना चाहते हैं कि देश को आजादी दिलाने वाले वो हिंदू थे। ये बात उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाई और बराबर समझा रहे हैं, और समझनी भी चाहिए ये बात। तो मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूँ कि देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भी बात होनी चाहिए हिंदू मुसलमान पे नहीं होनी चाहिए। ये ओवैसी जी और योगी जी, जो ओवैसी जी तीसरी टीम है, बी टीम नहीं है, सी टीम है, उनकी बी टीम अखिलेश यादव है। रोजाना अखिलेश यादव के घर रोजाना मिलते हैं, उनकी खैरियत पूछते हैं। भाजपा की बी टीम है अखिलेश यादव। एक मिनट सगीर साहब, हाजी साहब, ये अखिलेश यादव क्या भाजपा की बी टीम है? अखिलेश यादव क्या भाजपा की बी टीम है? मैं समझना चाह रहा हूँ। टीम है और ओवैसी सी टीम है। मैं एक बात और बता दूंगा आपको कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई 32 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं आई, कोई विकास नहीं हुआ। कल मैंने भोजपुर में ये कह दिया कि भोजपुर से मुरादाबाद तक मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी, तो लोगों ने मेरा सोशल मीडिया पे मजाक बनाया। अरे मेट्रो ट्रेन तो कांग्रेस ने ही दी थी, कोई किसी और ने दी थी। इन लोगों ने तो आज तक मेट्रो ट्रेन कोई विकास ही नहीं किया। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आप किसी बड़े बात का ऐलान करते हैं तो ये लोग आपसे जो है जलेंगे, और उसके बाद हंसेंगे, उसके बाद लड़ेंगे, और उसके बाद आपको जब कामयाबी मिलेगी तब ये चुप होके बैठ जाएंगे। और हमेशा कामयाबी हम लोगों को मिलती है। कहा था महात्मा गांधी जी की बात को अगर आप मानते हाजी साहब, वाजपेयी जी और पांडे जी दोनों आपकी बातों पर जो है जवाब देना चाहते हैं। पांडे जी, अब ये आप, पांडे जी आप तो फंस गए, आपकी तो दो टीमें खेल रही हैं, बी भी है और सी भी है। पांडे जी ये कौन आ रहा है? अब ये बताइए भाई साहब। हाँ जी बोलिए पांडे जी, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। अब आप इसका विश्लेषण करिए कि वो कह रहे हैं कि वो भाजपा की बी टीम है, कांग्रेस कह रही है कि नहीं वो भाजपा की सी टीम है, और भाजपा की बी टीम जो है वो सपा है। अब अपने आप निर्णय हो गया, मतलब यूपी में कोई टीम है ही नहीं, जो भी है वो भाजपा है। दूसरी बात जो इन्होंने गांधी जी का जिक्र किया कि गांधी जी ने ये कहा था, आप गांधी जी के अनुयायी अपने को बताते हैं, आपको ध्यान होगा आजादी मिलने के बाद गांधी जी ने क्या कहा था, कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। गांधी जी के वचन को मोदी जी अब सत्य कर रहे हैं।
आप लोगों ने गांधी जी के बात को नहीं माना। मोदी जी और योगी जी अब गांधी जी की बात के अनुसार कांग्रेस को समाप्त कर रहे हैं। कांग्रेस को समाप्त करने से मतलब उसकी विचारधारा को, जो हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, ईसाई से, जैन से बांटकर जिन्होंने राज्य किया, अब वो बात समाप्त हो रही है। अब देखिए आप, भाजपा की राजनीति क्या है? भाजपा सिर्फ विकास की बात करती है, न हिंदू की बात करती है, न मुसलमान की बात करती है। दूसरी बात, आपके नेता ने हिंदू और हिंदुत्व की बात की। अब जब अपने हिंदुस्तान का निवासी हिंदी भाषा का अर्थ नहीं समझ सकता, हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, संज्ञा और विशेषण का फर्क नहीं समझ सकता, तो भगवान मालिक है उनके। अगर इंसान है तो वो ठीक है राहुल गांधी वाजपेयी है। जी, आप तो बी टीम है भाजपा की, पढ़ के आया है। कांग्रेस ने आपको बी टीम बता दिया। ठीक है, अभी वाजपेयी जी को जवाब देने दीजिए, आपने उनको बी टीम बताया है सपा को। जे देखिए उपाध्याय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये हाजी साहब तो वो लोग हैं जो सावरकर जी की आज विरोध कर रहे हैं, और पूर्व में कैसे इन लोगों ने सपोर्ट किया और कैसे नेहरू जी ने पत्र लिखा और कैसे डाक टिकट जारी हुए, यह भूला नहीं है कोई। और आज बैठ करके सावरकर की विरोध करते हैं। तो इनकी मानसिकता इनकी आप मानसिकता समझ सकते हो कि कैसी दूषित मानसिकता के लोग हैं। इनकी ये खुद ही भ्रमित है कि इनको देश को कहाँ ले जाना है, प्रदेश को कहाँ ले जाना है। और आज ये बात कर रहे हैं, इनके यहाँ पे कन्हैया लोग बैठाए जाते हैं ताकि वो काम करें, और काम ऐसा करते हैं कि इनके यहाँ के कार्यकर्ता छोड़ करके दूसरी जगह पे जा रहे हो। तो ये इनकी बातों का ये ना 3 में है ना 13 में, तो जनता इनको नकार चुकी है। सिरे पे 32 साल के आने वाले 40 साल और ये बैठेंगे बाहर। बात रह गई बी टीम की। देखिए जनता जनार्दन है, जनता जान चुकी कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में अगर कोई लोहा ले रहा है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ही लोहा ले रही है, क्योंकि जनता के मुद्दे पर शुरू से ही आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जनता के मुद्दों पर ही बात की है, ना ही हिंदू मुस्लिम किसी चीज को बात नहीं की है। आखिर भारतीय जनता पार्टी डरती क्यों है? जनता के मुद्दों पर बात करने से क्या डरती है? अभी जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र पांडे जी बोल रहे थे, अभी पांडे जी बोल रहे थे कि उनको किसी भी टीम की जरूरत नहीं है। अरे साहब, आरएसएस क्या है? आरएसएस क्या है? आरएसएस की आपको जरूरत क्या पड़ती है? आपको हमेशा क्यों जरूरत पड़ती है? साहब ने बाकायदा पत्र लिखा था कि आरएसएस के आतंकवादी संगठन इसको बैन कर देना चाहिए, और आज इसकी बात करते हैं पांडे जी। अब नफरत करने वालों के साथ जाने वाले नहीं है हमारे देशवासी। मुझे लगता है विपक्ष को आप दोनों, भाजपा का काम तो जो है ये दोनों लोग कर रहे हैं। भाजपा तो अब है ही नहीं, भाजपा का सारा वोट कांग्रेस में आ चुका है। जो जिन लोगों ने, जिन हिंदुओं ने भाजपा को वोट दे दिया था धोखे से हिंदुत्व को, वो कांग्रेस में आ गए। हाजी साहब जी, हाजी साहब, अच्छा, कहाँ से आप बोल रहे हैं? वो मुस्कुरा रहे हैं भाई साहब, भाजपा है ही नहीं। कितने प्रदेशों में आपकी सरकार है? कितने जी हमारी राजस्थान में सरकार हमारी है, छत्तीसगढ़ में हमारी है, पंजाब में हमारी है, महाराष्ट्र में हमारी है, और प्रदेश में ज्यादा हमारी सरकार है। और जो सरकारें बीजेपी की है उन्होंने खरीद फरोख्त करके बना ली। कौन सा आप काम करते हैं? कौन से आप बात करते हैं? राजस्थान से युवा जो है यहाँ पे आकर के धरना दे रहे हैं, सरकारें हमारी थी, गोवा की और बात कर रहे हैं वहाँ पर सरकार की शर्म आनी चाहिए आपको। हमारी तोड़ ली, बेईमानी करी, धोखा किया, गुंडागर्दी करी, बदमाशी करी, इस तरह से हमारी कांग्रेस की सारी सरकार ले ली। आपकी पूरी पार्टी छोड़ के जा चुकी है, बच्चे कौन है? कन्हैया लोग ही आपके चलाएंगे शासन, चिंता मत कीजिए। हमारी सरकारें खरीद ली है इन्होंने, सारी सरकारें खरीदी, और इन्होंने हमारे एमएलए खरीदे, बेईमानी करी, धोखाधड़ी करी, सारी जनता के साथ है। आपसे सवाल ये है कि इस तरह के जो बयान आते हैं, एक मैं बयान पढ़ के सुनाता हूं ओवैसी के बयान के बाद में। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने कहा कि पुलिस को 15 मिनट हटाने को बोलता है और हिंदुओं को धमकी देता है। बड़ा ओवैसी पुलिस को खुलेआम धमकी देता है। हरिद्वार पर बोलने वाले सेक्युलरिज्म के सारे सूरमा इस जिन्ना वाली मानसिकता पर खामोश है, क्योंकि हिंदुओं को धमकी देने वाला सेक्युलर है और जय श्री राम का नाम लेने वाला कम्युनल।
ये किस तरह के बयानबाजी हो रही है? आखिर भाजपा जो चाहती थी उसकी फील्ड तैयार हो गई है। भाजपा हिंदू मुस्लिम चाहती थी और इस समय जो चुनाव है वो मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम पे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हैं, उनका एक बयान देखिए। उन्होंने ओवैसी के वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, गिद्धों के कोसने से गाय नहीं मरते ओवैसी साहब, ताकत तो प्रभु राम ने दिखा दी है, अपनी भोलेनाथ ने दिखा दी है। कोई भी गलती हो तो गिद्धों का भरपूर इलाज होगा इस बार। किसे धमका रहे हो मियां? लाशें गंगा के किनारे बहती रही, लाशें गंगा में दफना दी गई। हिंदुओं को न कफन मिला, ना उनको अग्नि मिली, आए उनका सारा खा गई कफन चोर। प्रमोद जी को जवाब, प्रमोद जी से सवाल था मेरा, प्रमोद गोस्वामी जी। जी अभी आपको पूरा समय मिलेगा। उपाध्याय जी विडंबना ये है, जी उपाध्याय जी विडंबना ये है कि अब मुद्दे आधारित राजनीति तो रह नहीं गई है और सारे दल, उसमें आप किसी एक दल को आप लांछित नहीं कर सकते हैं। सभी दल अब उसी पिच पर झूठ की बुनियाद पर और कहने और कथनी के अंतर पर बुनियाद पर ये राजनीति हो रही है। ये कड़वा सच है, कोई स्वीकार करे अथवा न करे। अभी देख लीजिए, अभी हमारे बीजेपी के पांडे साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू की बात नहीं करती है, वो विकास की बात करती है। लेकिन ये तो पांडे जी स्वीकार करेंगे कि वो हिंदुत्व की पक्षधर रही है, शुरू से रही है, तब भी थी, आज भी जब उसके 2 सांसद थे तब भी थी, और आज कई राज्यों में और केंद्र में सरकार है तब भी है। तो हिंदुत्व तो उसका मुद्दा है, तो इस बात को स्वीकार कर लेने में कहीं कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। इसमें क्या बुराई है? वहीं आप विपक्ष को ले लीजिए, सारा विपक्ष चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वो हमेशा ये बात कहती है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन उसके नेपथ्य में सब तुष्टीकरण की राजनीति करते चले आए हैं, सारे लोगों ने किया। हाँ, ये बात बीजेपी को क्रेडिट देना चाहिए, या इस बात का बीजेपी को क्रेडिट जाता है कि कम से कम अब इस चुनाव में अगर आप देखें तो, हालांकि लोकसभा चुनाव से ये प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन अब इस चुनाव में पूरी तरीके से जो तुष्टीकरण की राजनीति खुलकर हुआ करती थी, अब वो उसको लोगों ने बंद कर दिया है। किसी ने जनेऊ धारण कर लिया है, किसी ने मंदिर बनवाने की बात कर दी है, किसी ने कहा हम हनुमान जी के दर्शन करेंगे। तो ये जो राजनीतिक पिच है, इस पिच पर अब कोई सिद्धांत की राजनीति नहीं रह गई है। खाली हमको सत्ता कैसे चाहिए, उसके लिए चाहे हमें 15 मिनट के लिए अगर पुलिस हटा दी जाए, जैसे वो ओवैसी जी बयान दे रहे हैं, और चाहे जिस ढंग से वो ये बात कह रहे हैं कि साहब योगी और मोदी परमानेंट नहीं है, तो ये लोगों के भावनाओं को भड़काकर, न इनको विकास से मतलब है, न इनको धर्मनिरपेक्षता से मतलब है, न इनको भाईचारे से मतलब है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म पे आके भाईचारा दिखाएंगे। लेकिन अंततः इनके मन का जो विचार है वो सत्यता ये है कि उनको एन कैन प्रकार हमको सत्ता चाहिए, वो चाहे 15 मिनट में पुलिस हटे और चाहे वहां पर किसी ढंग से भी कुछ भी हमको करना पड़े, चाहे हम जातियों में कभी जातियों को आप देखिए कि ऐसी विडंबना है साहब उपाध्याय जी कि इस प्रदेश को पूरी तरीके से कबीलों में बांट दिया है। जैसे पहले पुराने कबीले हुआ करते थे छोटे छोटे जातियों के, वैसे वैसे जातियों के कबीले निकल आए हैं। तो इस प्रदेश का विकास कैसे होगा? ये विकास की बात बेमानी नहीं है, ये जो कबीले खड़े हो जाएंगे तो एक हमारा कबीला, एक आपका कबीला, एक उनका कबीला, उसी हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, उसी हिसाब से सारे दल। ऐसा नहीं कि किसी एक टिकट का बंटवारा कि यहाँ इस जाति के हैं। तो जब राजनीति का आधार ही ये होगा, तुष्टीकरण होगा, वो तुष्टीकरण चाहे वो जातिगत आधार पर हो चाहे हिंदू मुस्लिम आधार पर हो, लेकिन ये अकाट्य सत्य है मेरी नजर में कि ये राजनीति अब तुष्टीकरण के आधार पर हो रही है। भले ही हम आपकी आलोचना करें, आप हमारी आलोचना करें। ठीक है पांडे जी, सारे सवाल आपकी तरफ आते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वह सांप्रदायिक राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ दावा करती है कि उसने उत्तर प्रदेश के विकास में बहुत काम किया है, तमाम सारी योजनाओं में वो नंबर 1 रही हैं देश में। तब फिर इस तरह की राजनीति की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्यों सांप्रदायिक बयान भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं?
क्यों, जैसे कुछ बयानों का जिक्र अगर मैंने अभी पढ़ के सुनाया था, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इस तरह के जो बयान है भारतीय जनता पार्टी तो अपनी तरफ से नहीं दे सकती। अब दूसरा सवाल यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी अगर मुस्लिमों की बहुत खैर खबर रखती है तो पिछले चुनाव में विधानसभा के एक भी मुस्लिम को विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया था। आखिर ये दूरी क्यों? पांडे जी। देखिए उपाध्याय जी, अभी मैं श्रीमान प्रमोद जी को सुन रहा था, जो ये हिंदू मुस्लिम वाली बात कही जाती है ना, इसको जब अपने आज से एक दशक पहले की राजनीति में आप जाएंगे तो उत्तर आपको मिलेगा। हिंदू इस देश का सबसे बड़ा वर्ग है, इसको मानेंगे आप। मुसलमान जो आम मुसलमान है वो राष्ट्रवादी है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इन्हीं जैसे लोग मुसलमानों ने इन मुसलमान भाइयों को देश की मुख्य धारा से काटने का प्रयास किया, और आज जो मुसलमानों को जिस स्थिति में ले जाने के लिए ये लोग प्रयासरत हैं, ये बयान दे करके, वो जग जाहिर है। श्रीमान प्रमोद जी इस बात को भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, और ये जो हमारे भाई लोग बैठे हैं ये भी समझ रहे हैं। रह गई भाजपा की बात कि भाजपा भी जो है वो वर्ग की राजनीति करती है। 2014 के पहले का देख लीजिए व्यवस्था और 2014 के बाद की व्यवस्था देखिए। उत्तर प्रदेश को ले लीजिए या जहां भी भाजपा की सरकारें हैं उनको ले लीजिए, जो आधारभूत संरचनाएं हैं अगर तटस्थ रूप से मूल्यांकन किया जाए तो अंतर आपको स्वतः समझ में आ जाएगी, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो विकास की बात जब भारतीय जनता पार्टी करती है तो विकास को जमीन पर उतार के दिखाती है। आज वाराणसी हो, उत्तर प्रदेश हो, आप सड़कों पर घूम लीजिए, मैं वाराणसी का रहने वाला हूं, लोग आकर के देख ले। अभी काशी विश्वनाथ जी में जो हुआ है, काशी विश्वनाथ जी में जो हुआ है, दुनिया वहां आ रही है, देख रही है। आप भी गए होंगे, आज श्रीमान प्रमोद जी भी गए होंगे, आज आकर के देखिए वहां क्या स्थिति है। तो विकास इस तरह का होना चाहिए, विकास परिवारवादी सोच, जातिवादी सोच, इसके आधार पर नहीं होना चाहिए। जनता जो वोट दे रही है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें प्रदेश दर प्रदेश बन रही हैं, फिर उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, 24 में फिर बनेगी सरकार, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण एकमात्र ये है कि जातीय बंधनों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है, किनारे किया है और विकास की राजनीति किया है। जनता के बीच हम लोग गए हैं, जनता के मुद्दों को, संवेदनाओं को समझा है, उनके बीच हम लोग बैठे हैं, इसलिए आज ये भाई लोग निरुत्तर हैं, कुर्सी विहीन हैं, सेवा करने का इनको अवसर नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इनकी सोच भी वो नहीं है। ठीक है, अभिषेक जी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के नेता हैं तौकीर रजा, उनकी अभी कुछ दिनों पहले बरेली में एक आम सभा हुई थी, बरेली मसलक से वो आते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया है, मुसलमानों को एक वोट बैंक समझा है, उनकी तरक्की के लिए, उनकी प्रगति के लिए कुछ नहीं किया। इस तरह के बयान को आप किस रूप में लेते हैं? ये तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पे आरोप है, क्योंकि कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में पिछले 30 साल से है ही नहीं। देखिए, कोई किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा सकता है, उसके लिए वो बाकायदा लगाने वालों के लिए कोई आरोप कुछ भी लगाए, उसके लिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो उनके अपने निजी विचार हो सकते हैं, वो किसी उन्होंने साफ सुथरे तौर पे नहीं कहा हुआ। जैसा हमारे मित्र अभी पांडे जी बोल रहे थे, विकास की बात कर रहे थे, तो उसके पहले मैं इनको एक छोटी सी बात याद दिला दूं कि इसके पहले अभी इन्होंने कहा था कि हमेशा मुस्लिमों की, अभी कुछ दिन पहले एक बयान सामने आया था जिसमें कहा गया था कि इनके ही पार्टी के नेता ने कहा था कि मुझे मुस्लिम वर्ग का वोट नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए मुस्लिम वर्ग का वोट। क्या इस प्रदेश के और देश के नागरिक नहीं है मुस्लिम व्यक्ति? नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, विकास की अभी बात कर रहे थे, आपको याद होगा उपाध्याय जी, अभी पेपर में कुछ कटिंग्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 300 से ज्यादा सड़कें सिर्फ हवा में बन गई, जिनकी अभी जांच चल रही, आज तक जांच फलीभूति नहीं हो पाई है। 7 किलोमीटर की सड़क 11 किलोमीटर बना दी गई, जिसकी परमिशन ही नहीं थी और जहां जिसके वाउचर नहीं दिए जा पाए। जिला पंचायत के नियमों को ताक पे रख करके अपने लोगों की साठगांठ के हिसाब से उसको बिना वाउचर के ही बिल पास करा दिया। तो ये इनके अपने विकास के पैमाने हैं। और जो अभी जो जल्दी छोटा सा बजट इन्होंने और लॉन्च किया था,
तो उसमें आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ ये बंदर बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये जान चुके हैं कि 2022 में अब इनकी सरकार तो आनी नहीं है, तो सरकार को नुकसान कैसे किया जा सके। तो अब इसी तरीके से वो बंदर बात में लगे हुए हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर एक आपको याद होगा कि फर्जी 325 के ऊपर जा रहे हैं। कैसे आप क्या बात कर रहे हैं, आप दूर दूर तक नहीं है। फर्जी रसीदों बना करके आपको कांग्रेस ने सी टीम बता दिया है, रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। ऊपर रकम डकार गए। मैं बिना तथ्यों के बात नहीं कर रहा पांडे जी, मैं आपको कटिंग दिखाते हुए चल रहा हूँ। चाहिए होगा तो मैं प्रदेश की सड़कों को देखिए, प्रदेश की सड़कों को देखिए, प्रदेश में बन रहे विकास के मॉडल को देखिए, वो देखिए कितने हाईवेज बने। गड्ढा मुक्त सरकार बनाने की बात करते थे, आज तक कहीं पे गड्ढा मुक्त हो ही नहीं पाई है। गड्ढा मुक्त निकलते हैं अभिषेक जी, आप सड़क पे निकलते अभिषेक जी, गड्ढे में जा अभिषेक जी, आज स्वतंत्र देव सिंह ने एक ट्वीट किया है, उसमें लिखा है कि इत्र की गंध दूर दूर तक है, ऐसा कुछ करके ट्वीट है। और उसमें उन्होंने 180 करोड़ जो मिले हैं कानपुर में आईटी और जीएसटी की रेड में, उसमें उन्होंने सीधा सीधा समाजवादी पार्टी पे निशाना साधा है। और उन्होंने कहा है कि ये नई नहीं, ये वही भ्रष्ट सपा है। इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि खनन का घोटाला, खनन में घोटाले में खाया, राशन में खाया, और इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। और समाजवादी पार्टी का इस समय जो ये 180 करोड़ पकड़े गए हैं, तो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से हमलावर है समाजवादी पार्टी पर, इस पर आप अगर कुछ कहना चाहें तो, क्योंकि ये लगातार भारतीय जनता पार्टी उस पर ट्वीट कर रही है, मैं अभी देख रहा था उसको। मैं बता देता हूँ। देखिए, पहली बात तो जो घोटाला उसमें हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ जेल लग जाने से अगर साठगांठ हो जाती है तो ये तो बहुत ही, तो इससे कह सकते हैं नीरव मोदी और आदरणीय मोदी जी रिश्तेदार हो गए। तो ये कोई तर्क नहीं हुआ है। और अभी आपने देखा कि पेपर में बयान भी छपा हुआ है। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसको झूठ को प्रोपेगेंडा बना करके फैलाना चाहती है ताकि जनता समझ ना पाए। लेकिन पेपर में बयान आने के बाद, न्यूज में बयान आने के बाद जनता जनार्दन में सब कुछ समझ चुकी है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी से झूठ को परोसना जानती है, उसके अलावा कुछ नहीं। और जैसा कि आप अभी घोटालों की बात कर रहे थे, आपको याद होगा कि ये तो दाल घोटाले 255 रुपए की दाल बाहर से मंगा करके 200 रुपए में बेचते हैं। ये तो वो लोग हैं जो ताबूत घोटाला कर देते हैं, ये वो लोग हैं जो खाद्यान्न घोटाला कर देते हैं, ये वो लोग हैं जो संजय अग्रवाल गृह निवेश घोटाला 600 करोड़ का कर देते हैं, केतन पारिक प्रतिभूल घोटाला 1000 करोड़ का, यूटीआई घोटाला, ताजा अभी आपने देखा DLF वाला घोटाला कैसे लोगों के फंड को। लेकिन आप विपक्ष में थे, आपने क्या किया? आप अभिषेक जी, आप विपक्ष में थे, आपने क्या किया? आपके तो मंत्री जेल में है, जो मंत्री थे आपके शासनकाल में वो जेल में है, सजा याफ्ता है। तो जब आप विपक्ष में थे तो विधानसभा में आपने क्या किया? इनके घोटालों को विधानसभा में उजागर क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं इसको मुद्दा बनाया? तो सवाल तो आप पर भी उठता है। आज आप डिबेट में इन मुद्दों को उठा रहे हैं, विधानसभा में उठाने थे। मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ कि हमने हर एक घोटाले को उजागर किया है। और बाकायदा आजाद मुलायम सिंह यादव जी ने उस समय में आ रहा हूँ सगीर जी आपके पास। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा हुआ था इसके संबंध में। जब आपको याद होगा कि 271 करोड़ का बाइक घोटाला हैदराबाद में वेंकैया नायडू के पुत्र ने किया था, तब भी उसमें पत्र लिखा गया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन कहीं पर भी कुछ निकल करके नहीं आया क्योंकि उसकी जांच ही नहीं हुई। तो ये तो वो पार्टी है जो शुरू से करती रही है घोटाले, और वो कांग्रेस की रात। हाजी साहब कुछ कहना चाहते हैं? पार्टी कहीं झूठ नहीं जा पाएगी। हाजी सगीर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है वाजपेयी जी, मैं समझ गया। देखिए, इन्होंने हिंदू मुस्लिम इसलिए कराया उत्तर प्रदेश में ताकि लोगों को पता न चले कि गरीब और गरीब हो गया, हिंदुओं की लाशों को दफना दिया गया, इनके पास कोरोना टाइम में पैसा नहीं था, इन्होंने किसानों को सड़कों पर ला दिया, इन्होंने अल्पसंख्यकों को आतंकवाद के नाम पर बंद कर दिया जेलों में, इन्होंने विकास, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, इन्होंने तेल और सरसों के तेल के दाम बढ़ा दिए, इन्होंने खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ा दिए, इन्होंने गरीबों, किसानों, मजदूरों की जानें ले ली। उसे सबको छुपाने के लिए ये हिंदू और मुसलमान रच रहे हैं और इस तरह की अपनी A और B टीम बनाकर
उन पे कामयाबी हासिल लेकिन ये तो करना कह रहे हैं कि हम तो गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, महीने में 2 बार राशन मिलता है, एक प्रदेश सरकार की ओर से, एक केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त में राशन मिलता है। भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कांग्रेस गरीबों, मजदूरों, किसानों का ख्याल रख रही है। किसानों को ये सड़क पे बिठाकर ये इन्होंने इंसाफ दिया है, उन्हें राशन दिया है किसानों को, गरीब मजदूर को किसी को नौकरी दी है, बेरोजगार को किसी को नौकरी दी है। बहुत बुरा हाल है। कोरोना टाइम में सारा लोग बेरोजगार हो चुके हैं, इन्होंने कोई प्रबंध किसी का नहीं किया है, गरीबी में लोग मर रहे हैं। आपने अंदर जाके कहाँ देखा है? ये तो टीवी पे गोदी मीडिया फैला रहा है कि सब कुछ अच्छा है, अंदर से कितना दिल दुखा हुआ है, उसका बदला लेने के लिए जनता तैयार है और कांग्रेस को वोट देकर वो प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने पर मजबूर करेगा। हालात देखिए कितने खराब। प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं आप? प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जो भी सरकार बनेगी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में बनेगी। मीडिया सत्य दिखा रही है, मीडिया सत्य दिखा रही है, मीडिया को जो कहना चाहिए वो कह रही है, और चूंकि वो आपके खिलाफ जाता है तब इसलिए आपको बुरा लग रहा है। मीडिया एकदम निष्पक्ष है। उपाध्याय जी बैठे हैं यहाँ पर, निष्पक्ष पत्रकार है। गोदी मीडिया साहब, यही है, ये बहुत बुरी बात है। अच्छा नहीं किया आपने। पांडे जी, अभी वाजपेयी जी ने तमाम सारे कागज दिखाए, कुछ उन्होंने तथ्य बताए, सड़कों के बारे में उन्होंने कहा कि 5 किलोमीटर बनी है, पूरा पेमेंट हो गया, और भी कई सारे आप उनकी बात सुन रहे थे, उस समय जवाब भी देना चाहते थे। तो उनके इन आरोपों का आपके पास क्या जवाब है कि वो भी आप पर घोटालेबाज होने का आरोप लगा रहे हैं? अगर इनकी सरकार थी कोई घोटालेबाज दिखाई इनके कहने से कुछ नहीं होगा। जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में कर रही है उसको मीडिया सहित जनता देख रही है। हमें इनको नहीं दिखाना है, हमें जनता के बीच जाना है, जनता के लिए काम करना है, जनता के सुख दुख में सहभागी होना है, उनके घरों तक हमें पहुंचना है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोरोना काल में सड़कों पर था, कोरोना काल में सड़कों पर था, और आज भी ये तो सड़क पे झंडा लेके उतरते हैं विरोध करने के लिए, और हम सड़क पे उतरते हैं, गांव में उतरते हैं, लोगों के दिलों में उतरते हैं, लोगों के पास जाके बैठते हैं, उनकी समस्याओं को पूछते हैं, योजनाओं का कितना लाभ उन्हें मिला नहीं मिला, क्या किसी अधिकारी ने, क्या किसी कर्मचारी ने उनके साथ कोई अन्याय किया, ये घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूछ रहा है। इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश बन रही है। महंगाई के ऊपर और महंगाई क्या बात करेंगे आप, क्या बात करेंगे? महंगाई कर दिया सब चीजें, पेट्रोल, डीजल, गैस, रसोई गैस, और देखिए सरसों का तेल, खाने पीने की चीजें सब महंगी हो गई है। बहुत बुरा हाल है, कोई नहीं मानेगा। ठीक है वाजपेयी जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रमोद जी से मैं जान लेता हूं। प्रमोद जी, 2017 के चुनाव में कुल 23 मुस्लिम विधायक जीते थे और 2000 विधानसभा के चुनाव में 68 मुस्लिम विधायक चुनकर आए थे, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड माना जाता है। 2017 में निश्चित रूप से कम हुए, और इन 23 में से 17 विधायक सपा के थे और 4 विधायक बहुजन समाज पार्टी के थे, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने 100 मुस्लिमों को टिकट दिए थे। बहुजन समाज पार्टी अभी आज के वक्त तक चुनाव मैदान में दिखाई नहीं दे रही है। आने वाला वक्त क्या होता है ये तो अभी नहीं कह सकते, हालांकि सबसे मजबूत कैडर बहुजन समाज पार्टी का ही माना जाता है। तो ये जो मुस्लिम विधायकों की संख्या है 17.1% से घटकर 5.9% हो गई है। क्या ये सारा झगड़ा मुस्लिम वोटों का है? क्योंकि मुस्लिम वोट 19.2% उत्तर प्रदेश में है, ऐसा कहा जाता है, और लगभग 143 सीटों पर वे सीधा दखल रखते हैं। हार जीत का आंकड़ा मुस्लिम तय करते हैं, यह राजनीतिक धारणा है, पॉलिटिकल पंडितों का ऐसा कहना है। प्रमोद जी की आवाज डिस्कनेक्ट हो गई है, मैं अभिषेक वाजपेयी जी से पूछ लेता हूं। अभिषेक जी, ये जो आंकड़े हैं मुसलमानों के, क्या ये सारी लड़ाई मुसलमानों के वोटों में विभाजन की है, जो ओवैसी कर रहे हैं कि 19.2% जो मुसलमान हैं उनको एकजुट करने के लिए ओवैसी दांव खेल रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है? और क्या इसीलिए अखिलेश यादव ने जिन्ना की बात कही थी? देखिए, ये कहीं ना कहीं मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में ओवैसी जी काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बंटवारा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के चक्कर से जनता भ्रमित होकर के सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे ही वोट डाले। अगर इस तरीके से देखिए तो
तकरीबन 20% की आबादी जो है दलितों की है, दलित भाइयों बहनों की है। तो आप तो वो फैक्टर भी बहुत मायने रखेगा। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब विकास का काम किया तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, या ईसाई है, ये दलित है, इन सबको नहीं। जब उन्होंने 108 चलवाया और डायल 100 हुई, ये सारी चीजें प्रदेश के लिए ये तो भाजपा ने भी नहीं देखा। भाजपा की आवास योजना में मुसलमानों को भी आवास मिले हैं, दलितों को भी आवास मिले हैं, हर जाति वर्ग को आवास मिले हैं। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, विधायक है, उन्होंने नाराजगी जाहिर की कि हमारे अपने लोग वंचित हो रहे हैं, लेकिन जो सुविधाएं देने में है, लाभार्थियों की सुविधाएं देने की जब बात आती है तो उसमें भेदभाव नहीं किया गया। ये तो सर्वमान्य सत्य है, आंकड़ों में है और फैक्ट है, तथ्य है इसके। मैं यही बात कह रहा हूं कि देखिए, चाहे कोई भी सरकार हो, वो सिर्फ इस आकलन पे काम नहीं कर सकती, लेकिन सिर्फ इस आकलन पे काम करना, क्योंकि अगर इनके उसमें सत्यता होती तो इनके विधायक क्यों नाराज होकर के बैठते कि उनकी जान माल की खतरा है उनको, उनके यहाँ पे लोगों को मिल नहीं रही है। मैंने पहले भी उठाया था, अभी फिर से उठा दे रहा हूँ वो प्रश्न कि मैंने कुछ दिन पहले कहा था कई सारे टीवी डिबेट में मैंने ये भी कहा हुआ है कि आपका बचरावा के ही भौसी ग्राम में एक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पे ना ही शौचालय, स्वास्थ्य केंद्र में ना ही शौचालय की व्यवस्था है, जबकि वहां पे एक लेडी डॉक्टर है। और वहां के लोग तकरीबन 40% लोग ऐसे हैं जहां जिनको फर्स्ट डोज ही कोविड की नहीं लगी है। मैं खुद प्रचार के लिए गया था और मैंने वहां पे लोगों को जागरूक किया हुआ इस चीज से। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। और जैसा कि अभी पांडे जी कह रहे थे, आपको याद दिला दूं कि पीयूसी के PSU की रिपोर्ट में 14,441 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। ये उसकी रिपोर्ट भी है। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का, ये किसी और शासनकाल का नहीं है। आपको देखने पड़ेंगे, पैमाने देखने पड़ेंगे कि जब आप देखते हैं तो जनता को किस नीयत से देखते हैं, जनता को किस नजरिए से देखते हैं। आपने अगर 10 लॉन्च किए होंगे कोई प्रोग्राम, तो उसमें से 1 का फायदा मिला है तो 9 का फायदा किसको मिला है जाकर के? ये सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है। ये भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती, इसको जवाब आपको देना पड़ेगा। जिस समय पेट्रोल सस्ता था तब आपने महंगा दिया, जिस समय महंगा था तो और महंगा दिया। तो हर एक चीज की महंगाई दर इसी वजह से तो बढ़ी ना, क्यों बढ़ी? ठीक है वाजपेयी जी, पांडे जी से जवाब ले लेते हैं। पांडे जी आपकी बात पर कुछ कहना चाहते हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। पांडे जी, कपिल नारायण पांडे जी। में नहीं खर्च किया, हमने सरकारी धन को परिवार के लोगों के बीच नहीं बांटा। जी बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है उपाध्याय जी? आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप बोलिए पांडे जी। हाँ आ रही है, बोलिए आप। जैसा वाजपेयी जी कह रहे थे, हमने सरकारी धन को सैसेई महोत्सव पे नहीं खर्च किया, हमने सरकारी धन को परिवारों के बीच वितरित नहीं किया, हमने सरकारी धन को ऐसी योजनाओं में नहीं लगाया जिसका लाभांश आपकी नेताओं के जेबों में गया। हमने सरकारी धन को ऐसी जगहों पे लगाया जो नंगी आंखों से आपको भी और जनता को भी दिखाई पड़ रहा है। जनता बोल रही है, आप आंख बंद कर रहे हैं, आंख छिपा रहे हैं, और उसका जवाब जनता आपको हर चुनाव में दे रही है, इस चुनाव में भी देगी। हम फिर बैठेंगे उपाध्याय जी के साथ। ठीक है, सगीर साहब आप क्या कहेंगे इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है? और मेरा भी ये मानना है कि जो 2012 की गरीबी रेखा की सूची थी, उस सूची को निकाला और उसके आधार पर जो भी लाभार्थी थे, जो भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो, उनका लाभ बगैर यह देखे दिया गया कि ये हिंदू है या मुसलमान है या ये किसी अन्य पार्टी का वोट बैंक है, ये जाने बगैर दिया गया। इससे तो आप भी सहमत होंगे ना सगीर साहब? भाजपा ने जो भी बातें आपको कही है, जो बताई है, वो सब झूठ है, सब गलत ढकोसला है, सब कागज में बनाई हुई स्कीमें हैं। कोई भी स्कीम धरातल पर नहीं है, ना ही किसी को मकान मिल रहा है, ना किसी को राशन मिल रहा है। प्रमोद जी, भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उन्होंने अपनी योजनाओं का जो है बंदरबांट नहीं किया, जिनको लाभ मिलना था वो सीधे लाभ मिला है बगैर किसी भेदभाव के। प्रमोद जी आवाज पहुंच रही है? जी ये बात सच है। हाँ जी, आपकी आ रही है। मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आप बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए हाँ, प्रमोद जी आप बोलिए प्रमोद जी, आ रही है आपकी आवाज। जी
उपाध्याय जी, इसमें भले ही कोई भी आलोचना करे, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो सिलेंडर बांटने की बात हो, और चाहे वो अन्न बांटने की बात हो, ये सरकार की योजना है। इसमें इस आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर या जातिगत आधार पर इसका वितरण नहीं हुआ, ये बात सच है। मतलब उसमें अगर अन्न बटा तो वो मुसलमानों को भी मिला, हिंदू को भी मिला, अगले को भी मिला, पिछड़े को भी मिला। आवास के मामले में भी ये नहीं कहा जा सकता। तो ये आलोचना तो बीजेपी की निरर्थक है और एक राजनीतिक सोच का है। आपने इससे पहले सवाल किया था कि ये उत्तर प्रदेश में क्या कारण है कि मुस्लिमों के जनप्रतिनिधियों की संख्या घटती जा रही है। अगर उपाध्याय जी देखें तो 90 के दशक के बाद से मुसलमानों के व्यवहार में, स्वभाव में, दोनों तरफ से जो एक बदलाव आया, उसका ये परिणाम हुआ कि मुस्लिमों को नुकसान हुआ, उनके एमपी और एमएलए भी घटे और साथ ही साथ उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा हुआ। तो ऐसे इस पर मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि आखिर क्या कारण है या क्या वजह है। जहां इससे अगर आप पहले चले जाएं तो वो हिंदू और मुस्लिम के बीच विभाजन नहीं होता था। ये इन नेताओं को सोचना चाहिए। मैंने शुरू में यही कहा कि आम हिंदुस्तान मुसलमान राष्ट्रवादी रहा है, लेकिन इन लोगों ने हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों को गलत रास्ता दिखाया। हाजी साहब, मैं समर्थन करता हूँ आपकी बात का कि 90 के बाद मुसलमान भाइयों की सोच को इन लोगों ने उसमें विष जो बोया है, उसके कारण उनका नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी उस विष को निकाल के बाहर फेंकेगी। मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। पिछले वोट बैंक का अगर आंकड़ा देखा जाए तो मुस्लिम महिलाओं ने काफी संख्या में, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया 2017 के चुनाव में भी और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी। और इसकी वजह संभवतः ये रही कि 3 तलाक का जो कानून लेकर आई भारतीय जनता पार्टी, उससे मुस्लिम महिलाओं को इसका लाभ हुआ है। क्या इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता। ये तो चुनाव आयोग के आंकड़ों में है। सगीर साहब, आप कुछ कह रहे थे, मैंने इसलिए आपको याद दिलाया। कानून आज भी चलता है। मोदी जी का कानून 3 तलाक को लेकर नहीं चलने वाला। जो शरीयत फैसला करेगी वही कानून चलेगा और वही चलता है और वही चलता रहेगा दुनिया खत्म। कानून जब लागू होता है तो धीरे धीरे, अपनी दहेज के लिए जब कानून बना था तब भी उसकी आलोचना हुई थी, लेकिन आज महिलाएं दहेज के खिलाफ लेकर सीधे थाने में जाती है रपट लिखाने। 3 तलाक को लेकर भी जिस तरह से दुर्व्यवहार होता है उसकी एफआईआर अब पुलिस थानों में होने लगी है। तो कानून जब बनता है तो ठीक है, सामाजिक जागरूकता धीरे धीरे आती है, इसमें पूरे समाज का भी योगदान होता है, लेकिन उसका असर है, उसका असर दिख रहा है। हाजी साहब, मैं आपसे की इस बात से सहमत नहीं हूं। वाजपेयी जी, आप इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, कानून, जब कोई भी कानून बनता है तो उसमें कहीं ना कहीं फायदे भी होते हैं, कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। जैसा कि हाजी साहब ने कहा, तो वो उनका अपना एक नजरिया हो सकता है, लेकिन जब कानून बनाए जाते हैं, चाहे हमारी सरकार हो चाहे किसी की भी सरकार हो, जब कानून बनता है तो उसमें जनता के फायदे को देखा जाता है कि जनता को फायदा कितना हो सकता है, क्योंकि आखिर जनता ही जनार्दन है और हम जनता की सेवक हैं, जनता के लिए ही बैठे हुए हैं। तो मैं कहीं ना कहीं, मैं इस चीज, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि मैं कहीं ना कहीं इस चीजों से सहमत नहीं हूं कि जैसा हाजी साहब ने कहा। देखिए, कुछ लोगों को फायदा भी पहुंचा है, कुछ लोगों को उससे नुकसान भी हुआ है। तो मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं हाजी साहब से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पांडे जी, वाजपेयी जी ने बात मतलब अच्छी बात कही है, उन्होंने राजनीति से हटकर बात कही है। ये तो आप भी कहीं ना कहीं मानेंगे ना कि इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला था 3 तलाक वाले मुद्दे पर। मिला था और बिल्कुल मिला था। उसको आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं हाजी साहब की बात का जवाब दे देना चाहता हूं। तो ये सरिया और ये बताएं कि यूरोप के कितने देशों में इनकी सरिया लागू है? महिलाओं ने जिताया। यूरोप नहीं। हाजी साहब सुन ले। मुस्लिम देशों में भी लागू, मुस्लिम देशों में भी शरीयत के कानून पूरी तरह से लागू नहीं है। हाजी साहब सुन, पाकिस्तान में भी 3 तलाक कह के तलाक नहीं दे सकते। सुनेंगे तो हाजी साहब सुनेंगे तो जवाब शायद दे पाएंगे। तो उसे कानून बनाने अभी वाजपेयी जी ने जो बात कही, मैं जो कहने जा रहा हूँ सुन लीजिए। वाजपेयी जी ने कही, ठीक है उनकी बात। ये मुद्दा जो है ना, वो हमारे आपके व्यक्तिगत विचारों से उठ के बड़ा राष्ट्र का मुद्दा है और राष्ट्र के मुद्दे पर हम सभी को एक होना चाहिए। यही हमारे पार्टी की, हमारे दल की मांग।
ये राष्ट्र का मुद्दा हम है। तो शरीयत के साथ है, जैसे शरीयत कहेगी वैसा मानेंगे। ठीक है, हम नहीं आप मानते। शरीयत के साथ हैं। नहीं, बिल्कुल आप शरीयत बिल्कुल के सही साथ बात है। तो हम नहीं मानते। बयानों का ये लेकिन सिलसिला जारी रहेगा। जिस तरह से राजनीति में बयानों की आवक हुई है, मुझे लगता है कि अभी ये मुद्दा और गर्माएगा और चुनाव हिंदू मुस्लिम पे जाता दिख रहा है। आप इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में हम फिर किसी मुद्दे पर आपके साथ बहस करेंगे। तो ये था राजनीतिक पारा गर्म होने का। सियासत गर्म है, बयानों की बाढ़ आ रही है और ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं कि सारा का सारा किसी को परवाह नहीं है कि इससे हिंदू मुस्लिम होगा या इससे दो वर्गों के बीच में विभाजन होगा। सबको वोटों की चिंता है और वोटों के लिए जिन्ना हो चाहे ओवैसी हो, हर तरह का बयान इस चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। अभी तो कई रंग हमको देखने बाकी हैं। आप जनता टीवी देखते रहिए, समाचारों का आनंद लीजिए। नमस्कार।